कैसे हो बच्चों? चलो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर नंबर 12, कुमार 2020 पेपर गुस्सेट का जो पेपर सेट है उसका पेपर नंबर 12 सॉल्व करेंगे। लेकिन आई होप कि आपने सबसे पहले खुद से ट्राई किया होगा और अभी जो भी डाउट्स है वो इस लेक्चर में आप देख पाओगे, बराबर है? तो टाइम लॉस किए बिना सीधे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, कंसिडर अ कॉइल ऑफ वायर कैरिंग करंट आई फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड in an infinite plane. If phi is the magnitude and of magnetic flux through the inner region and phi 0 is the magnitude of magnetic flux through the outer region, then which of the following is correct? एक सिंपल चीज समझ लो आप, एक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, ये एन साइड है, मान लो ये एस, तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेगी वो फिर से अंदर एंटर होगी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इनर रीजन में जितनी लाइंस होगी आउटर रीजन में भी उतनी ही लाइंस होगी। मान लो कि यहाँ पे 4 है तो आउटर रीजन में भी 4 ही होगी, तो जितना आउटर फ्लक्स होगा उतना ही इनर फ्लक्स होगा। तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? ये अभी इनर आउटर को पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं बोल सकते यार फ्लक्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है। हाँ, एंटरिंग और लिविंग फ्लक्स की बात करेंगे तो अभी ठीक था, लेकिन यहाँ पर तो ये है। सेकेंड, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q बाई ए, तो इसका यूनिट बोलेंगे तो यूनिट क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और उसका डायमेंशन देखने जाएंगे तो कूलम्ब होता है T1A1 और ये L2, तो यहाँ पर M0 L-2 T1A1। ओके, तो कहाँ पर ऐसा? ये रहा। थर्ड, इफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैविंग 1.45 into 10 to power minus 3 coulomb charge, then what is the total electric flux leaving the surface of the sphere? According to Gauss law, if total charge enclosed is sigma q, then flux is equal to sigma q upon epsilon naught. चार्ज कितना एंक्लोज हुआ है? 1.45 into 10 to power minus 3 और ये हो जाएगा 8.85 into 10 to power minus 12। तो phi is equal to, यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? कैलकुलेटर निकालो। 1.45 डिवाइडेड बाय 8.85, ये हो गया 0.164 इंटू 10 to 9। एक पॉइंट कवर कर लेंगे तो 8 वाला आंसर आ जाएगा पावर में। सही है, सही है। फोर्थ, व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम सरफेस टू ऑफ अर्थ टू अ सर्टेन हाइट, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ग्रेविट अर्थ सरफेस है, वहां से हमने कोई चार्ज को उठाया और ऊपर ले गए, और बात किसकी हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे चार्ज कोई रोल प्ले नहीं करेगा। जो पार्टिकल का मास m है तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना होगा? mgh, जो हम जानते हैं इंक्रीजेस। याद रहे बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? ग्रेविटेशनल। फिफ्थ, द डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल इज दिस। ये देखो डायपोल की डायपोल मोमेंट दी है। द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट अवे फ्रॉम 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंट मिड पॉइंट, द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ डायपोल इज। ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज, ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायपोल मोमेंट होती है ये डायरेक्शन में। उसकी मीन पोजीशन से यहाँ पे r डिस्टेंस पे 60 डिग्री पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 to 9। डायपोल मोमेंट होती है 4 इंटू 10 to पावर माइनस 9। cos 60 होता है 1/2 और ये 0.2 का स्क्वायर। तो इसको कट करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये दोनों भी कट हो गए, तो 9 इंटू 100 900/2 450 वॉट आंसर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सी में। चलो सिक्स्थ, कंसिडरिंग द अर्थ एज अ मेटालिक स्फीयर, इट्स कैपेसिटेंस वुड बी नियरली। कोई भी स्फीयर ले लो जिसकी रेडियस r है तो उसका कैपेसिटेंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं r/k। हियर द रेडियस इज गिवन 400 किलोमीटर, मतलब 10 to पावर माइनस 3। k की वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10 to पावर 9। एप्सिलॉन 0 दिया है लेकिन हमें यूज कर लेंगे, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6400/9, ये हो गया 711.11 इंटू 10 to पावर माइनस 6 फेराड। इसको बोल सकते हैं 711 माइक्रोफेराड। ओके, यहाँ पे नियर बोला है तो 700 माइक्रोफेराड लिख सकते हैं। 7, इन कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शन ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 into 12 numbers of electron passes with drift speed of 8 into 10 to 10 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड हो ही नहीं सकती,
इतनी स्पीड थोड़ी होगी बच्चों, ये तो लाइट स्पीड से भी ज़्यादा हो गई ड्रिफ्ट स्पीड। इन यूनिट टाइम करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर विल बी, अरे यार इतनी स्पीड थोड़ी होगी, इतनी स्पीड थोड़ी होगी बच्चों। और इतनी स्पीड होगी तो ये थोड़ी आएगा। देखो हमको क्या बोला है, यूनिट टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो बात तो सिंपल हो गई फिर, और किसी की जरूरत ही नहीं है, मुझको करंट चाहिए। कोई भी क्रॉस सेक्शन हो बच्चों, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझको दिए हैं n, कितने टाइम में पास हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई करंट क्या होगा, Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NE/T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए, 6 इंटू 12, ये हो गया 1.6 इंटू पावर माइनस 19 अपॉन 1 सेकेंड में, तो 9.6 ही आना चाहिए। 6 इंटू 10 टू 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस विद दिस पर्टिकुलर ड्रिफ्ट स्पीड से क्या फर्क पड़ता है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। तो इनका जो चार्ज होगा वही आपका करंट होगा, लेकिन ये स्पीड ही गलत है भाई। यहाँ पे इसको स्किप करो, ये कुछ लफड़ा है यहाँ पे, आंसर एक भी नहीं आएगा यहाँ पे। 8 विच इज ओम्स लॉ फॉर गुड कंडक्टर, V proportional to I। 9 a resistive wire is stretched till its length is increased by 100% due to the consequence decrease in diameter, the change in the resistance of the stretched wire will be। देखो एक चीज समझ लो, जो इनिशियल होगा ना उसको 100% बोल दो, इनिशियल जो लेंथ होगी वो 100%, आपने उसमें 100% इंक्रीज किया तो वो हो गया 200%। हाँ अभी यहां पे बात करेंगे जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच रिमोल्ड करोगे, मेल्ट करके रिमोल्ड करोगे, वो सभी केसेस में R प्रोपोर्शनल क्या होता है L²। सो R2 अपॉन R1 यहाँ पे लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे L2 अपॉन L1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 200% ऑफ L, और ये 100% ऑफ L का स्क्वायर, तो ये हो गया 4। सो R2 इज इक्वल टू 4R1, तो ये हो गया 400% R1। तो बच्चों इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो देखो इनिशियल जो होता है वो 100%, तो आपको इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब चेंज चाहिए। देखो तो डेल्टा R, तो R2 माइनस R1 में कर लेता हूं, तो 400% जो होगा माइनस इनिशियल होगा वो 100% बोल सकते हैं, तो ये हो गया 300% ऑफ R1, इतना चेंज आएगा। डायरेक्ट ये मेथड यूज कर सकते हो। 10th a solenoid of length 0.5 meter has radius of 1 centimeter and it is made up of 500 tons. It carries 5 ampere current. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? Solenoid के अंदर का magnetic field होता है B is equal to mu 0 Ni, where small n stays for number of tons per unit length। लेकिन हमको तो total number of tons दिए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ N upon L into I। म्यू 0 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टन्स कितना है 500, करंट कितना है 5, शायद 5 अपॉन लेंथ कितना बच्चों 0.5 मीटर, तो इसको कट करेंगे तो ये हो गया 1000। 20 का एक जीरो यहाँ पे दे दूंगा और 2 इसको दे दूंगा, तो 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 टेस्ला। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ऐसा आंसर सी में आ जाएगा। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। 11 a current of 1 ampere is passed through straight wire of length 2 meter। okay, what is the value of magnetic field at the point in air at distance 3 meter from either end of wire on the axis। अरे यार देखो ये एक वायर है और ये बच्चों वायर की एक्सिस है, आपको पूछा है उसके कोई एक एंड से 3 मीटर पे कोई पॉइंट है P जो उसकी एक्सिस पे है, वायर की एक्सिस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना। चलो हम यहां पे कंसीडर करेंगे एक स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट dl, उसका ये एलिमेंट के अकॉर्डिंग टू इसका पोजीशन वेक्टर होगा r, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जो डायरेक्शन में करंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, या तो यहाँ पे r साइन थीटा लिख देता हूँ तो वो बेटर रहेगा, सही है। तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, थीटा हम 0 डिग्री या इस साइड लेंगे तो 180 लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा 0 ही होगा। 12
करंट पासिंग थ्रू टू पैरेलल वायर ए एंड बी आर I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। ओके, दो पैरेलल वायर्स है, उसमें से करंट एक में I1 एक में I2 जा रहा है। इफ बोथ करंट्स फ्लो इन सेम डायरेक्शन, magnetic field near the midpoint of the wire is 10 Tesla. If the direction of current I2 is reversed, magnetic field becomes 30 Tesla. Then I1 upon I2. ये हमको फाइंड करना है। समझो यहाँ पे मैंने पहले दो वायर लिए हैं, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा। तो बच्चों इसमें से मैं करंट बोल देता हूं I1 और इसमें से मैं करंट बोल देता हूं I2। इनिशियली दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, चलो इसका मैग्नेटिक फील्ड सोचेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां से आउटवर्ड राइट हैंड के स्क्रू यूज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 आपको क्या मिलेगा, B1 आपको मिलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसका करेंगे मिड पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मिलेगा B2। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा B1 माइनस B2, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, और ये मिला आपको 10 टेस्ला। अभी क्या होगा, आपने किसी एक में से करंट को रिवर्स कर दिया तो ये आपका I1 ये I2 हो गया। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा, दोनों आउटवर्ड हो गए। मतलब मिड पॉइंट पे B1 जो होगा वो भी आउटवर्ड है, B2 होगा वो भी आउटवर्ड है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो B1 प्लस B2 मिलेगा आपको, और वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको 30 टेस्ला दिया है। तो एक इक्वेशन ये रहा, एक ये रहा, तो आपको B1 B2 मिल जाएगा। B1, चलो मैं ये दोनों का एडिशन कर देता हूं, B1 प्लस B1 तो 2B1 माइनस B2 प्लस B2 तो निकल गया, और ये हो गया 40। या तो एलिमिनेट कर दो यार, B1 B1 2B1 ये निकल गया, 10 30 40, तो B1 आपको मिल जाएगा 20 टेस्ला। जो B1 20 टेस्ला तो B2 कितना हो गया 10 टेस्ला। यहाँ पे रख दोगे B2 10 तो ये 10, यहाँ पे 20 रख दो इसको तो 10 मिलेगा। तो B1 B2 मिल गए। अभी आपको पता होना चाहिए कि B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। तो B प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ पे लिखेंगे B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। लेकिन B1 आपने लिया है 20 और ये 10, तो रेशियो आपको क्या मिले वाला है 2। सही है बच्चों, आना चाहिए। Which of the following matter had more positive susceptibility? अरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को परमिएबिलिटी काफ़ी हाई होती है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी भी काफ़ी हाई होगी। 14. The length of a thin bar magnet is 2L and the breadth is 2B. Its pole strength is PB and the magnetic dipole moment is M. If its length and width become half and breaks into 4 pieces, then pole strength of the pole of each piece। देखो बच्चों, हमारे पास एक बड़ा सा मैग्नेट था, है ना, हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, लेंथ भी हाफ हुई, ब्रेड्थ भी हाफ हो गई, तो हमारा एक सिंगल पीस ये जो पड़ेगा उसमें हम जब ऐसे कट करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, डाइपोल मोमेंट तो हाफ होगी ही होगी, लेकिन जो लेंथ को परपेंडिकुलर कट करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ इसकी QM ही रहेगी। लेकिन जब हमने पैरेलल कट किया तो उसकी पोल स्ट्रेंथ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी PB/2 और डाइपोल मोमेंट फिर से हाफ होगी, तो टोटल M/4। तो यहाँ में डाइपोल हमको पोल स्ट्रेंथ बोला है तो PB/2 होगा। 15. One magnet is moved toward a coil first speedily and then slowly. The amount of electric charge induced would be। अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉइल है, सही है ना, और उसकी एक्सिस पे हम क्या करने वाला है, एक मैग्नेट को मूव करवाने वाले हैं। पहले जल्दी ले जाएंगे, फिर स्लोली ले जाएंगे। सिंपल, चलो इस मैग्नेट को यहां से मैं यहां पे ले गया सपोज, और फ्लक्स चेंज हुआ डेल्टा फाई, तो EMF बोलेंगे तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। EMF इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, याद रखो EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना कम टाइम में फ्लक्स चेंज होगा उतना EMF ज्यादा होगा। तो EMF बोला होता तो जब हम स्पीडीली ले जाएंगे तब फ्लक्स जल्दी से डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो वो केस में EMF हमको स्पीडीली में ज्यादा मिलता, स्लोली में कम मिलता। लेकिन बात हो रही है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो होता है सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेट है ही नहीं, कितने टाइम में हुआ वो है ही नहीं, यहाँ पर फ्लक्स का चेंज। भाई वो तो स्पीडीली ले जाओगे या धीरे से ले जाओगे, फ्लक्स में तो जो चेंज होने वाला है वही होने वाला है। तो दोनों केसेस में आपको सेम ही मिलेगा चार्ज। सही है बच्चों।
16 फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिव्स E इज इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चों ये हमको मैग्नीट्यूड भी देगा और ये नेगेटिव साइन हमको इंडिकेट कर रही है कि जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। इट मींस इट गिव्स बोथ वैल्यू एंड द डायरेक्शन। 17 A wheel of 10 metallic spokes each of 0.5 meter long is rotated with the speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field HE. At place this H, if HE is equal to 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? Not 1 Gauss is given. हमको पता है ये टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है। यहाँ पे एक व्हील है, ये उसके स्पॉक्स हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर है। आप इसको उसकी एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घुमाओगे एंगुलर स्पीड से और उसकी एक स्पोक्स की लेंथ होगी L जो रेडियस के बराबर होगी और मैग्नेटिक फील्ड है B। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हम पढ़े हैं 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। 1/2 B कितना है बच्चों 0.4 गॉस मतलब 10 टू पावर -4। ओमेगा क्या है ओमेगा तो फाइंड करना पड़ेगा हमको। ओमेगा हमको दिया है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। नहीं चलेगा बच्चों, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 120 रिवॉल्यूशन का रेडियन 2 पाई रेडियन और मिनट का 60 सेकेंड। तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये 4 पाई रेडियन पर सेकेंड आएगा। वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 पाई L स्क्वायर मतलब 0.5 मीटर उसकी लेंथ दी है। तो 0.25 इंटू 4 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये आपका 0.628 इंटू 10 टू पावर -4 वोल्ट आएगा। करोगे तो ये D। 18 A 15 microfarad capacitor is connected to a source of 250 watt. Find the capacitive reactance and the RMS current in the circuit if the frequency is 50 Hz. ओके बच्चों, ये आपको C दिया है, ये आपको VRMS दिया है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है। सबसे पहले फाइंड करना है XC। XC का फॉर्मूला होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC मतलब 1/ओमेगा C। ओमेगा की जगह पे 1/2 पाई न्यू इंटू सी 1/2 पाई बोले तो 3.14। फ्रीक्वेंसी मतलब 50। कैपेसिटेंस मतलब कौन 15 माइक्रोफेराड इंटू 10 टू पावर -6। ये ऊपर चला जाएगा तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 1515। तो XC आपको मिल गया 212.3 ओम। अभी बात करेंगे बच्चों RMS करंट की। तो I RMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। Z हम क्या लेंगे XC, सही है। तो ये आ गया 250 वोल्ट और ये 212.3। तो ये 250 ये आंसर नहीं आएगा शायद डिवाइडेड बाय 212.3 1.18 आ रहा है बच्चों। यहाँ पर तो 1.18 एम्पियर आ रहा है। मैक्सिमम करंट तो नहीं पूछा होगा, चलो मैक्सिमम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम होता है √2 इंटू VRMS। तो मैं यहाँ पे करूँ 1.18 मल्टीप्लाई बाय, नहीं वो भी नहीं आ रहा है तो RMS भी नहीं है। मुझको लगता है यहाँ पे ये है ना, ये 220 वोल्ट होना चाहिए। ये जो है वो 220 होना चाहिए, 220। ये करके देख ले, इसको 220 करके देख लेते हैं। चलो टेक्स्ट बुक में शायद ये है डिवाइडेड बाय 212.3 1.04। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.04। सही है बच्चों। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाला है B। 19 When does the impedance of series LCR circuit becomes minimum? याद रखना यहाँ पे इम्पीडेंस कब मिनिमम होगा। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इमेजिनरी, मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। हम एक AC सर्किट लेंगे जिसमें एक L एक C और एक R जुड़ा हुआ है, LCR सीरीज सर्किट। ये जो आपका है वो रियल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन AC सर्किट में इंडक्टर जो करेगा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। और इन दोनों का रिजल्टेंट होता है XC - XL या XL - XC। इनको कंबाइंड होकर हम बोलेंगे रिएक्टेंस।
तो ये रियल रेजिस्टेंस है जो पजेस करती है सर्किट, लेकिन ये इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के कारण जनरेट होगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का उसको बोलते हैं इंपीडेंस। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट इज कॉल्ड इंपीडेंस एंड इट इज ऑफ टू पार्ट, रियल एंड वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो Z रियल पार्ट कौन है बच्चों? R, और इमेजिनरी पार्ट कौन? J, XL माइनस XC। इसको हम बोलते थे क्या? इमेजिनरी पार्ट। तो इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC इसका स्क्वायर। आपको इसको मिनिमम करना है तो इसको जीरो करना पड़ेगा। तो यहां पे आंसर आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इंपीडेंस बिकम्स 0। 20 V is equal to 200 root 2 sin 100t of AC given and AC inductor having inductance of 1 Henry by ammeter. Okay, the observation of this ammeter. Ammeter क्या मेजर करेगा? IRMS करंट, और IRMS क्या होगा? VRMS अपॉन Z। VRMS अपॉन Z, लेकिन सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है तो Z की जगह पे हम लिखेंगे XL। VRMS होगा ये, तो VRMS अपॉन XL कौन? ओमेगा। अरे चले मैं रूट टू भी लिख देता हूं यहां पे। तो बच्चों यहां पर VRMS होगा VM अपॉन रूट टू इंटू XL। XL मतलब कौन? ओमेगा L। VM मैक्सिमम वोल्टेज आपको दिया है 200 रूट टू अपॉन रूट टू। ओमेगा आप यहां से फाइंड कर लोगे तो 100, और लेंथ मतलब इंडक्टेंस कितना है? 1 हेनरी। ये कवर कर लोगे तो IRMS इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 एम्पियर। सही है। 21 by using what infrared radiation can be detected। याद रखो अलग अलग डिवाइसेस है, फोटोमीटर है, वो सब कुछ, लेकिन कोई भी हॉट बॉडी है उसमें से जो रेडिएशन बाहर आ रहा है वो जनरली होता है इंफ्रारेड रीजन में, और उसको यूज करने के लिए मेजरली यूज करता है पायरोमीटर। एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 22 प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इज इक्वल टू B0C। और इक्वेशन से हमको पता चल रहा है कि B0 कितना है? 200, लेकिन यूनिट देख लो भाई, माइक्रो टेस्ला है तो हमको -6 करना पड़ेगा, और ये है 3 × 10⁸। यहाँ पे कर लेंगे तो 6 × 10⁴ हो जाएगा। कहाँ पर है आंसर? ओके, तो इतने वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। 23 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2, स्पीड ऑफ लाइट इन इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड में गिनना है। पर V हमने पढ़ा है C/N। C कितना है? 3 × 10⁸। N कितना है? 2, तो ये हो गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.5 × 10⁻, यहाँ पे करेंगे तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 24 वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच मीडियम? V इज इक्वल टू C/N। आपको इसको मैक्सिमम करना है तो वेवलेंथ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या करना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सबसे मिनिमम करना पड़ेगा, और ये मिनिमम कहाँ पे होगा? स्पेस में, तो वहां पे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। 25 लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, N is equal to 1.5 and radius of curvature 20 centimeter. The distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position the image is formed? याद रखो बच्चों, ये किसके लिए है? रिफ्रैक्टिंग, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए है। यहाँ पे मीडियम N1, यहाँ पे N2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। इसकी एक्सिस पे U डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज हमको यहाँ पे दूसरे मीडियम में मिलेगी, जो इमेज डिस्टेंस होगी V, और इसका रिलेशन हमने पढ़ा है N1/-U प्लस N2/V इज इक्वल टू N2 - N1/R। N1 कौन बच्चों? बाहर का मीडियम, मतलब यहाँ पे एयर लेंगे तो यहाँ पे 1/-100 प्लस ये 1.5/V, यहाँ पे 1.5 - 1/R कितना बच्चों? 20 सेंटीमीटर, R 20 है, तो 1/100 प्लस 1.5/V, यहाँ पे 0.5/20 तो हो गया 1/40। तो यहाँ पर 1.5/V इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100, तो 1.5/V, ये क्या हो गया? एलसीएम 200, यहाँ पे होगा 5
माइनस यहाँ पे 2, हाँ 2 होगा ना, 2 होगा। ओके, तो 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 अपॉन 200। सो v इज इक्वल टू, सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1.5 200 अपॉन 3, तो ये 2 और ये 100, आंसर आपको आएगा 100 सेंटीमीटर। टेक्स्ट बुक का ही शायद न्यूमेरिकल है ये। 26 मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है, याद रखो, वैसे तो मिरर के लिए क्या लिखते हैं, v/u, लेकिन प्लेन मिरर में आप ऑब्जेक्ट यहां पे लिखोगे x डिस्टेंस पे, तो इमेज आपको पीछे मिलने वाली है x डिस्टेंस पे, तो आप यहां पे लिख पाओगे कि v आपका x है और u आपका -x है, तो मैग्निफिकेशन आपका हो जाएगा +1। 27 विच लाइट शुड बी यूज्ड टू डिसाइड पोजीशन ऑफ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट प्रिसाइजली। हमको कोई भी चीज प्रिसाइजली मेजर करनी है लोकेशन, तो हमको डिफ्रैक्शन कम चाहिए, क्योंकि डिफ्रैक्शन में लाइट जो है वो ऑब्स्टेकल से बेंट होगी और फैलेगी तो हमको प्रिसाइजली मेजर करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, हमको ऐसी वेवलेंथ चाहिए कि जो कम डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करे, और हमको पता है कि डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू λ/d। मुझको प्रिसाइजली करना है तो इसको कम करना है, तो वेवलेंथ भी आपको शॉर्ट लेनी चाहिए। क्लियर? हाँ, जो डेंजर सिग्नल शो करने हैं, तो हमें डेंजर सिग्नल है या कोई होर्डिंग साइन बोर्ड बनाना है एड के लिए, तो वो कैसा बनाएंगे, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड वाला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जितना डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, लोगों के ध्यान में उतना ज्यादा आएगा। सही है। 28 व्हाट मूव्स लेस क्विकली इन एयर देन इन ग्लास। अरे, व्हाट मूव्स लेस क्विकली इन एयर, क्या बात। क्विकली तो देखें एयर से, देन इन ग्लास, एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। अरे छोड़ो यार, बेकार है, बेकार, स्किप। यहां पे थोड़ा लफड़ा है बोलने में, छोड़ो। 29 द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन न होगा, फोटोन यूजिंग हैविंग व्हाट इज फाउंड टू बी स्मॉलर। पर डी ब्रोगली वेवलेंथ और फोटोन को बोला है, तो मतलब हम यहाँ पे ये तो नहीं लिखेंगे λ इज इक्वल टू h/mv, हम यहाँ पे डायरेक्ट p भी लिख सकते हैं, लेकिन मोमेंटम कितना, तो मोमेंटम इज इक्वल टू h/c। ये फॉर्मूला वैसे तो हमको पता है h/c, तो ये c/ν हम वैसे हमको पता है, ये फोटोन है। जो कोई पार्टिकल होता तो अलग चीज होती, लेकिन यहाँ पे फोटोन बोला है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वेवलेंथ हमको स्मॉल करनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमको लार्ज लेनी पड़ेगी, लार्ज फ्रीक्वेंसी। सही है। 30 द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 eV। about how much is the photoelectric emission from the substance with light of largest wavelength can be obtained। देखो, ये वर्क फंक्शन दिया है 4 eV, और आपको लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब कौन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, और फॉर्मूला हमको पता है hc/λ0, तो λ0 आपको मिलने वाला है hc/50। h की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और 50 आपके पास है 4 eV 1.6 इंटू 10⁻19, 64 1 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, बी वाला शायद आंसर आएगा। चलो चेक कर ही लेते एक बार चेक कर लो बच्चों, मुझको तो यही लग रहा है। 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6.4, क्या आया, 3.10 मीटर, 310 नैनोमीटर। 31 अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन मूव्स विद द स्पीड v and 2v रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दी ब्रोगली वेवलेंथ। याद रखो, अल्फा पार्टिकल मतलब कौन होता है, 2He4। देखने जाएंगे तो उसमें 2e जितना +2e जितना प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसका मास देखेंगे तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास सेम है, तो मैं प्रोटॉन का मास बोल देता हूं mp, वही न्यूट्रॉन का मास, और ऐसे 4 न्यूक्लियॉन्स है तो उसका मास होगा 4mp। ड्यूट्रॉन की बात हो रही है तो उसको बोलते हैं 1H2, तो यहां पे उसका चार्ज कितना, +c, और ये होगा 2mp। आपको उसकी दी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, तो λ इज इक्वल टू h
अपॉन एम वी। तो लैम्बडा किसका बोला है पहले, अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्बडा ड्यूटेरॉन इज इक्वल टू एम डी वी डी, और यहाँ पे लिखेंगे एम अल्फा वी अल्फा। इसका मास डबल होगा प्रोटॉन से, इसकी वेलोसिटी भी आपको 2v दी है शायद ड्यूटेरॉन की, ये है 4mp और ये भी, तो ये 1:1। 32 द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी है। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। जिस स्टेट में एनर्जी टोटल एनर्जी ई है उसकी नेगेटिव माइनस के काइनेटिक और ये पोटेंशियल है, तो काइनेटिक किसके बराबर होगी, माइनस टोटल के बराबर, और टोटल एनर्जी आपको दी है ये ए आपकी ई है, तो माइनस 13.6 EV, ये हो जाएगा प्लस 13.6 EV। और पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे इसके साथ तो U इज इक्वल टू 2E हो जाएगा, 2E इंटू माइनस 13.6, तो ये हो जाएगा माइनस 27.2 EV। तो आपका आंसर कौन सा बैठेगा, तो आंसर बी वाला आएगा। 33 हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटिव डिस्टेंस फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट इन He+। याद रखो He+ न्यूक्लियस की थर्ड ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर थ्रो कर देना है। हमने पढ़ा है कि जिस ऑर्बिट में जितनी बाइंडिंग होगी उतनी उसको देनी पड़ेगी, तो टोटल एनर्जी होगी माइनस 13.6 EV इंटू Z² अपॉन n²। किसके लिए लिखा, हाइड्रोजेनिक एटम्स जिसकी आउटर ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हमको यहाँ पे बोला गया है हीलियम के लिए, तो बच्चों हीलियम के लिए Z कितना है 2, और कौन सी ऑर्बिट में से थ्रो करना है, थर्ड ऑर्बिट में से, तो सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 13.6 EV मल्टीप्लाई बाय Z 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो कर लोगे तो माइनस 13.6 इंटू 4 अपॉन 9 54.4 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.04 यहाँ पे दिया है, मैं ये कर लेता हूँ। 34 द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज दिस द मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन बोला है मतलब सिंपल हो गया, इलेक्ट्रॉन को वेवलेंथ कब होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो हमको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, और वेवलेंथ आपको दी है 2.116 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, तो ये हो गया 3.13 समथिंग आएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 24, सही है, और केजी मीटर पर सेकेंड जितना होगा। 35 न्यूक्लियर फोर्सेस। भाई न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे होता है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड अट्रैक्टिव। याद रखो इन अमंग दिस 4 क्वेश्चन ये बेटर रहेगा, बाकी टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज किया है 0.8 फर्मी पे बैलेंस में होता है, 0.8 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस पे वो अट्रैक्टिव होता है और उससे कम डिस्टेंस में वो रिपल्सिव होता है, लेकिन हम यहां पे ये लिखेंगे अट्रैक्टिव एंड शॉर्ट डिस्टेंस। 36 if R1 and R2 are the radii of nucleus, zinc 3064 and aluminium 1327, then R1 upon R2। सिंपल, R प्रोपोर्शनल टू हमने पढ़ा है एटॉमिक मास की 1/3 पावर, तो R1 अपॉन R2, तो यहाँ पे A1 किसका लेना है फर्स्ट का, तो वो हो गया 64 और A2 कौन है 27, तो यहाँ पे 64 अपॉन 27 की 1/2 पावर, तो 4/3 कहाँ पे है B। 37 the mass of a 3 lithium 7 nucleus is 0.042 U less than the sum of mass of its nucleons नहीं nucleons। टोटल मास हीलियम 3 लिथियम 7 बनेगा तो उसमें 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है, उनका इंडिपेंडेंट मास का टोटल सम करेंगे और उसका आफ्टर उनका कॉम्पोजिशन जब लिथियम बनेगा और उसका मास करेंगे तो दोनों के बीच में हम जो डिफेक्ट है मास डिफेक्ट वो है 0.042 U। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको काउंट करनी है। सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी काउंट करेंगे तो EB क्या होता है, मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मेगा EV पर U। एनर्जी कितनी होती है इतनी, तो ये हो गया 0.042 इंटू 931.5 मेगा EV, सही है। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट हम करने वाले हैं, तो देखो क्या आएगा बच्चों 931 अरे 931.5
मल्टीप्लाई बाय 0.042, 39.12 आ रहा है। ये मेगा ईवी में है, लेकिन हमको पर न्यूक्लियन फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे EBN, टोटल एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास। ये 39.12 है और एटॉमिक मास 7 है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसा एक ही आंसर है, तो मैं लिख ही देता हूँ। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो दोनों के बीच में आएगा, तो 5 पॉइंट लिख सकते हैं। 39. In intrinsic semiconductor, the drift velocity of holes and electrons are VH and VE respectively. Then, simple. Electrons कौन है? बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, बॉन्ड से बाहर आ गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और होल्स कौन है? भाई होल्स एक्चुअली में कौन है? जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। जब हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए थे वो तो मूव करने लगेंगे, लेकिन बॉन्ड कोई और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे। कौन से वाले? कोई एक बॉन्ड में होल है, उसको फिलअप करने के लिए किसी दूसरे बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के जम करके इस होल में बैठ जाएगा। वो भी मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी मोशन को कंप्लीटली फ्री मोशन नहीं कहा जाएगा। वो एक बॉन्ड में से दूसरे बॉन्ड में बैठा, मतलब उसकी मोशन इज स्टिल बाइंडिंग मोशन। सही है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और होल मतलब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की मोशन है। तो ऑब्वियसली जो फ्री मोशन होगी वो ज्यादा होगी, तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन होल। 39 अरे ओके 39. If the incident wavelength of photodiode is this, what is the energy band gap? अरे यार, ये भले सिलेबस से बाहर है, लेकिन गिन लो, आपको पता है लैम्बडा वेवलेंथ होगी तो एनर्जी ये होगी, ये 6.625 इंटू 10⁻34। सी आपको दिया 3 इंटू 10⁸। वेवलेंथ आपको दिया 1700 नैनोमीटर, तो 17 इंटू 10⁻7 कर देता हूँ और ई से डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्ट आंसर ईवी में ही आएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। चलो पावर तो चली जाएगी, यहाँ पे करेंगे तो 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 70 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये 0.730 वाला आंसर आ ही जाएगा। चलो 40. Potential near the junction in PN junction is 0. The potential at where it is maximum. तो हमने पढ़ा था NP, एन साइड के जो पॉजिटिव आयन मतलब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी थी, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ पे उनके पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, और यहाँ पे ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। तो एन रीजन पे आपको पॉजिटिव टर्मिनल और एन रीजन पे नेगेटिव मिलेगा, और उसके कारण N2P की डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P साइड जो होगी वो नेगेटिव पे होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? P साइड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। सही है। P पॉजिटिव, एन P साइड नेगेटिव पे है और N साइड पॉजिटिव नहीं लिखा है। ओके चलेगा, ठीक है, सही है। चलो हो गए 40। रिवाइज अगेन। तो ये हमने 12th वाला खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 13 पेपर सॉल्व करेंगे, तब तक पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना।